जय हिंद साथियों। आपको इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम जिन प्रश्नों की चर्चा करेंगे वो संक्षेप में होने वाले हैं, क्योंकि संक्षेप में आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्नों की भूमिकाओं को देख लेते हैं कि प्रश्न हम यहाँ 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई एक प्रश्न फंस ही जाएगा। देखिए, जुस्ती मेजनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। ख नंबर है काउंट कैमिलो दे गाबूर के बारे में आएगा लिखने के लिए। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। फ्रैंकफर्ट संसद क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। और घ नंबर है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारे में आपको लिखना है। देखिए, हम जोसेपी मेजनी की बात करते हैं तो यह इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। उसने 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर वहां के पोप से पैपल राज को स्वतंत्र कराया। इसके इस कार्य से पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली। आइए हम संक्षेप में देख लेते हैं कि यह इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया। इसे इटली के एकीकरण की भावना इसी से हमें मिलती है। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म की बात करें तो 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। इसने 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर एक पैपल राज्य को स्वतंत्र करा देता है, जिसके कारण पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रश्न में आपको इतनी बातें ध्यान देनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काउंट कैमिलो दे काबूर, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय काबूर को ही जाता है। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। 1852 ईस्वी में वो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना तथा इटली के एकीकरण के कार्य में जुड़ गया। उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वह फ्रेंच भाषा, इतालवी भाषा में भी बढ़िया बोलता था। उसने 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में जोसेपी गैरिबाल्डी का साथ लिया। उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था। देखिए, अब इसके संक्षेप में बात कर लें। जो इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय काबूर को ही जाता है, क्योंकि इसे इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। यह सार्डिनिया का प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी में बनता है और यह इतालवी अभिजात वर्ग से संबंधित था। यह इतालवी भाषा में भी बढ़िया बात कर लेता था। 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में जोसेपी गैरिबाल्डी का इसने साथ लिया था। उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर जो एकीकरण का काम चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका था। अब बात करते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बहुत ही बच्चों, मेरा विश्वास करिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। यह यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का आरंभ 1821 ईस्वी में होता है।
इस घटना का वर्णन इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमान साम्राज्य का एक ही भाग था। कवियों और महान कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा किया। 1824 में एक लॉर्ड बायरन नाम के अंग्रेज कवि जिन्होंने धन इकट्ठा किया, यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंत में या आखिरकार 1832 के कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नियुक्त किया। आइए हम इसको संक्षेप में देख लेते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जो पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। राष्ट्र प्रति लोगों में प्रेम हो गया था। यह यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध का आरंभ 1821 में हुआ था। इस घटना का वर्णन इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमान साम्राज्य का एक भाग था। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलड़ा बताकर देश की प्रशंसा की और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा किया। 1824 में एक लॉर्ड बायरन नाम के अंग्रेज कवि जिन्होंने धन इकट्ठा किया, यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में आखिर कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। आई होप आपको यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में समझ में आया होगा, कैसे वो स्वतंत्र हुआ। देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद क्या होती है, हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। नंबर 1, 2, 3 करके इनमें हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर है 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। कहने का मतलब यही हुआ कि जब यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी, वो लहर कब उठी थी 1848 में, तो जो जर्मन इलाके थे वहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर के फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक असेंबली का गठन करते हैं जिसका नाम था सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। उसी गठन में उन्होंने मतदान करने का एक फैसला लेते हैं। दूसरे पॉइंट है 18 मई 1848 को 832 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। देखो, दूसरे पॉइंट में ही बताया गया कि ये बात 18 मई 1848 को है, जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उस जगह का क्या नाम था? सेंट पॉल चर्च। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने ताज पहनने की पेशकश रखी। देखो, तीसरे पॉइंट में ही बताया गया कि जब जर्मन राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है तो एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राजा होते हैं फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उनके ताज पहनने की पेशकश की कि तुम ही राजा बनोगे। चौथी पॉइंट है, फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया के डर के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। देखो, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे वो ऑस्ट्रिया एक राष्ट्र है, उसके डर के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पांचवा पॉइंट है, अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल रहा। देखिए, पांचवें पॉइंट में ही बताया गया कि जब कोई लोग तैयार ना हुए, जो राजा भी थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उन्होंने भी ऑस्ट्रिया के डर से
वो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किए, तो इसी कारण अंत में सेना को बुला करके इस असेंबली को भंग कर दिया गया। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट संसद कैसे बनी इसके हम डिटेल से आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या होती है, संक्षेप में लिखिए। इसमें भी हम 1 2 3 करके पॉइंट के बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो वहाँ पर चाहे वो जवान हों, बूढ़े हों, सभी एक साथ मिलकर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा से अपने राष्ट्र के संघर्षों में भाग लेते हैं। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रवाद था उसमें महिलाएं जो थी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। देखिए, जब यूरोप की बात होती है तो जहाँ पे चाहे फ्रांस की बात हो चाहे इटली की, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस राष्ट्रवाद में भाग लिया। क्योंकि बात होती है जब राष्ट्र की ना, तो हाँ, महिलाएं पुरुष सब मिल करके जो है ना अपने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए लग जाते हैं। महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। अब देखो, यहाँ महिलाएं भी एक संगठन बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे हमारे यहाँ भी लोग एकजुट होकर के किसी बात को यदि सामने रखना है तो एक संगठन बना लिया जाता है। उसी प्रकार वहाँ की महिलाएं ने भी अपने लिए जिस प्रकार पुरुष संगठन बना रहे थे, उसी प्रकार महिलाएं भी संगठन बना रही थीं। इन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए और वहाँ पे जो समाचार पत्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान, द हिंदू, ये समाचार पत्र पढ़ चलते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया है। जो नारी जिस प्रकार वहाँ से राष्ट्रवाद के प्रति वो लड़ाइयाँ लड़ रही थी, वहाँ के जो 19वीं सदी के जो कवि थे उन्होंने अपने कविताओं में, अपने लिखन में इनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, चाहे वो फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ की जो महिलाएं थी, चाहे राजनीतिक बात हो चाहे सामाजिक, हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहीं से इस राष्ट्रवाद संघर्ष में जो महिलाओं की भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।